अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, दस्तूर तो यही था कि हम उसी को अच्छा इंसान समझते थे कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। ज़िंदगी में हम लोगों की कदर नहीं करते और जब मौत उन्हें हमसे छीन कर ले जाती है तो हम उनकी कदर करते हैं। ऐसी मुताद्दिद मिसालें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब एक ऐसी मिसाल नहीं है कि जिनका इंतकाल हो गया हो और जिनके मरने के बाद खाकम बदहन अल्लाह ताला उन्हें हयात दे हम कहें कि बड़ा अच्छा आदमी था। वो एक अच्छा आदमी तो था जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की, जिसने पाकिस्तान को जुल्म, तशद्दुद, जबर और ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी के इफरीत से निकालने में अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान टुडे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क की बेहतरीन खिदमात और दहशतगर्दी से निजात दिलाने का बदला जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब को इल्ज़ामात लगा कर दिया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भरपूर मुहिम उनके ख़िलाफ़ नीला पीला चला रहा है और वो इसलिए ताकि उनके बेदाग करियर को दागदार किया जा सके और एक ख़ास तरीक़े के साथ पेनिट्रेट करते हुए फ़ौजी बजट तक घुसा जा सके और ये जानने की कोशिश की जाए कि फ़ौजी बजट क्या होता है, फ़ौजी बजट का हिस्सा कहाँ जाता है। कानून के मुताबिक कोई भी रिटायर्ड आर्मी चीफ रिटायरमेंट के 2 बरस तक मीडिया से बातचीत नहीं कर सकता। लिहाजा इसका फ़ायदा उठाते हुए ख़ास तौर पर नीला पीला और नीला पीला के अंदर बैठे हुए बुग़्ज़ राहील शरीफ रखने वाले जो एंकर्स हैं वो तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन पर ज़मीन की जो एराज़ी है उसकी अलॉटमेंट समेत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, ताकत के गैर ज़रूरी मुज़ाहिरे जैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं जो बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या ये दिल आज़ारी नहीं है? क्या ये उस शख्स की दिल आज़ारी नहीं है जिसने पाकिस्तान को गिरदाब से बाहर निकाला, जो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बना, जिसने बहुत सौ की ख्वाहिश के मुताबिक, बहुत सौ ने शायद उकसाने की भी कोशिश की हो, लेकिन उसने एक पेशावर फ़ौजी की तरह अपना किरदार अदा किया जो कि अब जनरल बाजवा साहब अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता कितना दिल दुख रहा है। ISPR जो कि हर मामले में गुफ्तगू करता है उसने बहुत मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है और बहुत अच्छा रवैया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का बहुत बेहतरीन रवैया और ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर वो जवाब नहीं दे रहे या ISPR जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो क्यों जवाब दें? कोई काम गलत हुआ ही नहीं है तो जवाब क्यों दिया जाए? पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, नीला पीला की एंकर का क्लिप। ज़रा देखिए कि कैसे मलाइन किया जा रहा है और फिर यके बाद दीगरे आपको कुछ क्लिप दिखाऊँगा। और आज मैं आपको ऐसा नहीं चलेगा, मैं एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊँगा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप ये तो नहीं कहूँगा कि होश खो बैठेंगे या लरज़ उठेंगे, लेकिन हैरान ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए कि आज एक बहुत बड़े सहाफ़त के सुतून की आज बरसी है जिनका नाम है मीर खलीलुर रहमान साहब। वो क्या थे मैं आज बताऊँगा और उनके औलाद क्या है, उनके पोता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम ज़रा देखते हैं कि नीला पीला किस तरह से जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहा है। ज़रा न्यूज़ एंकर की ज़बानी पहले सुनिए। चीफ जनरल राहील शरीफ को लाहौर में 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की ज़मीन अलॉट कर दी गई है। ताहम साबिक आर्मी चीफ को 482 केनाल के बजाय 868 केनाल ज़मीन अलॉट की गई है। मोतबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को बतौर जनरल 50 एकड़ अराजी जबकि 40 एकड़ ज़मीन बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलॉट की गई है। मजमूई तौर पर यह अराजी तकरीबन 90 एकड़ बनती है जो कि राहील शरीफ के नाम मुंतकिल की गई है। फौजी अफसरान और अहलकारों को अराजी और दीगर मराआत की तकसीम की बराह रास्त निगरानी GHQ में तैनात
एडजुटेंट जनरल करता है, जो कि दरअसल एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। राहील शरीफ की दी जाने वाली जमीन लाहौर में बेदियां रोड पर BRB नहर के मगरिब में है, जिसके इंतकाल का हुक्म 24 दिसंबर 2014 को दिया गया था। ये अराजी चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी लाहौर के जरिए की गई है। इस सिलसिले में जब चेयरमैन कर्नल ताबिश साजिद से अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया, जबकि सिविल मेंबर सरदार फरूख तुफैल ने लाइल्मी का इजहार किया। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि बादियुन नज़र में ये किसी सियासी क़ुव्वत की जानिब से एक मखसूस एजेंडे पर काम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि साबिक़ आर्मी चीफ खामोश हैं और जो मैंने आपको बताया है कि 2 साल तक वो नहीं बयान कर सकते, ना बोल सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनके करीबी ज़राए खामोश नहीं हैं। मेरी उनसे बात हुई है करीबी ज़राए से, और उनका कहना यह है कि ना तो मैंने किसी पर ज़ोर डाला है, ना ही मैंने ये कहा कि मुझे एराज़ी अलॉट करो, ना ये एराज़ी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई है। मुझसे पहले ये करीबन 11 पेशरो आर्मी चीफ्स को भी अलॉट की गई थी, तो फिर मैं अकेला हदफ का निशाना यानी हदफ क्यों बनाया जा रहा? तमाम मामलात ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत हुए, तमाम मामलात उसूलों के तहत हुए, और हकीकत तो ये है जो जनरल राहील शरीफ साहब के ज़राए ने बताया है, हकीकत तो ये है कि जो ज़मीन उनको अलॉट की गई है वो बेदियाँ के करीब वाक़ नहीं है, बल्कि वर्किंग बाउंड्री से 2 किलोमीटर फासले पर वाक़ है, जहाँ ना बिजली है ना गैस। सुनते जाइएगा नाज़रीन, सुनते जाइएगा कि इस मुल्क में हीरोज़ के साथ क्या किया जाता है और ज़ीरोज़ को क्या बनाकर पेश किया जाता है। ये ना बिजली है ना गैस, और दूर दूर तक किसी इमारत का नामो निशान वहाँ पर मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक आर्मी चीफ्स को सरहद के नज़दीक ज़मीन इसलिए अलॉट की जाती है ताकि किसी बैरूनी जारियत और ख़तरे के पेश नज़र फ़ौज ये ज़मीन दोबारा अपने तसल्लुत में ले। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, एक यकतरफा प्रोपेगेंडा। मैं इसलिए आपको दूसरा पहलू आज बता रहा हूँ। राहील शरीफ के करीबी ज़राए ने यह भी बताया है कि ये एराज़ी काबिल काश्त भी नहीं होती, क्योंकि ये BRB नहर से इसे पानी की फराहमी नहीं की जाती। BRB नहर से अंदरूनी पंजाब पानी फराहम किया जाता है, जबकि राहील शरीफ साहब को अलॉट करदा ज़मीन का शुमार अपर चैनल लैंड्स में होता है जिसे पानी फराहम नहीं किया जाता। सुनते रहिएगा। लिहाजा ये वो बंजर ज़मीन है जो काबिल काश्त ही नहीं है। ये जो अरबों रुपये की बात कर रहे हैं आप, ये काबिल काश्त ही नहीं है, और इतनी सस्ती मालियत है कि अगर मैं आपको इसकी एकड़ बताऊं इसके कितने एकड़ है तो आप लोग हिल के रह जाएंगे। ये इतनी सस्ती है कि इसे कोई ख़रीदना भी पसंद नहीं करेगा, बेच ही नहीं सकते ये ज़मीन, कोई ख़रीदना भी इसको पसंद नहीं करेगा। अब मामला ये नहीं है, मामला ये है कि BRB नहर ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले चिड़ी बाबा का एक क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको BRB नहर की कुछ तारीख बताऊँगा कि BRB नहर के पास जनरल राहील शरीफ साहब को ज़मीन अलॉट की गई है। नीला पीला को बड़ी तकलीफ़ है। मैं ये नहीं पूछता कि चिड़ी बाबा का मैनहट्टन में फ्लैट कैसे आया। चिड़ी बाबा वो क्या काम करते हैं कि मैनहट्टन जैसी जगह पर जहां लाखों डॉलर्स का फ्लैट मिलता है, चिड़ी बाबा ने क्या ऐसा किया है, कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें मैनहट्टन में फ्लैट उनके पास मौजूद है, जहां पर किराए पर भी घर नहीं मिलता, उनका अपना ज़ाती घर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में मौजूद है। स्ट्रीट नंबर भी आपको बता दूंगा, घर का बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा दूंगा अगर चिड़ी बाबा चाहेंगे। इसके अलावा उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन चिड़ी बाबा जिस तरह तबसरा कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं और फ़ौज को करप्ट कह रहे हैं और आर्मी को एक करप्ट इदारा कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं, ज़रा ये पहला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइएगा और देखिए। बात ये है कि 2 किस्म की करप्शन है हमारे मुल्क में। इनफैक्ट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, मगर हमारे मुल्क में थोड़ी ज़्यादा ब्लेटेंट है। वो एक ये है कि पॉलिटिशियंस किकबैक्स और कमीशंस और प्लॉट्स और लेते हैं और देते हैं। सिविलियंस जब ये करते हैं तो मीडिया उनके बारे में लिखता है, वो बात छुपी नहीं रहती, लीक हो जाती है, और शायद पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ ये सारी बातें लीक करते हैं क्योंकि ऑपोजिशन होती है। फौज के अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं है, मोनोलिथ है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोई चीज़ लीक नहीं होती। और जब कोई ऐसा केस आए जहाँ फौज का कोई इदारा, रेंजर्स हो या कोई और भी इदारा हो, वो किसी प्रोविंशियल हुकूमत से ज़मीन लेना चाहता है, तो
वो प्रोविंशियल हुकूमत जो है पहले एक लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़मीन अक्वायर करती है कौड़ियों के भाव पे, गरीबों से, पेजेंट से, किसानों से, और फिर वो ज़मीन जो है कौड़ियों के भाई आगे दे देती है फौज के इदारों को, और फौज के इदारे जो है वहाँ पर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, 20-20, 50-50 गुना ज़्यादा कीमत पे वो बेचते हैं, और ये सारा जो इसका प्रॉफिट है वो फौज की वेलफेयर के लिए ऊपर जाता है। वेलफेयर के दो हिस्से होते हैं, एक आम सोल्जर होता है और एक अफसर होते हैं, तो सबको मिलता है। जूनियर अफसरान और सीनियर अफसरान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत ख़तरनाक एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मैं ये तो नहीं कहता, ये मैं अगर कह दूंगा तो ज़ाहिर है कि फिर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, तो अगर मैं कहूँगा तो ये रॉ का एजेंडा है। रॉ ये चाहता है कि पाकिस्तान में फ़ौज को तकसीम किया जाए और जूनियर और सीनियर अफसरान के दरमियान एक तफरीक पैदा की जाए, और उसके लिए बेहतरीन किरदार जो अदा कर सकते हैं वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग वो कर सकते हैं। ये लोग कौन हैं जो काम कर रहे हैं? आप कहेंगे कि मैं ये कौन सी बात ले बैठा, मैं ये बात आपसे क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बियॉन्ड द होराइज़न, ये एक दुनिया की अव्वलीन स्मार्ट थिंकिंग टैंक है जो कि अहमद जावेद साहब इसके चीफ विजनरी ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या कहा है और उनका क्या मौक़िफ़ है, एक पैकेज ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर मैं आपको आगे बहुत कुछ बताता हूँ। ज़रा पैकेज देखिए। अहमद जवाद, जो कि दुनिया की अव्वलीन स्मार्ट थिंकिंग टैंक बियॉन्ड द होराइजन में चीफ विजनरी ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हैं। उन्होंने एजेंडे किस तरह सोचे, तैयार किए, पेश किए और फैलाए जाते हैं के उन्वान से एक आर्टिकल तहरीर किया है कि जंग और दी न्यूज ने किस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की किरदार कशी, अवाम को गुमराह करने और फौज का मोराल डाउन करने की कोशिश की। वो लिखते हैं कि 24 जनवरी को जंग और दी न्यूज ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ के हवाले से ये स्टोरी शाया की कि उन्हें अरबों रुपए मालियत की अराजी अलॉट की गई है। पहली नजर में तो मैं खुद भी स्टोरी की सुर्खी से मरूब हो गया, लेकिन जब मैंने तफसील पढ़ी तो ये हकीकत आश्कार हुई कि ये तो एक मामूल का तरीक़ेकार है जिस पे गुज़िश्ता 69 साल से अमल हो रहा है। फौजी कवायद ज़वाबित के मुताबिक फौजी अफसरान व अहलकारों को उनके ओहदे, रैंक, अहलियत और खिदमात के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अराजी अलॉट की जाती है, जिसका तयन करने के लिए फौज में बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है जो रिटायर्ड ऑफिसर या जवान की तालीम व पेशा वराना काबिलियत के मुताबिक सिफारिशात मुरतब करता है। ज़राई अराजी, कमर्शियल प्लॉट, DHA अराजी व दीगर मराद की तकसीम की निगरानी बराह रास्त GHQ में तैनात एडजॉइंट जनरल करता है, जिसका ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल के मसावी होता है, जबकि मेजर जनरल ओहदे का आला अफसर वेलफेयर डायरेक्टरेट का सरबरा होता है जो DG वेलफेयर डायरेक्टरेट की हैसियत से काम करता है, और इस सिलसिले में GHQ के अहकामात को मुताल्लिका चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी को पहुंचाता है और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। मुल्क भर में कायम बॉर्डर एरिया कमेटियों के पास बॉर्डर एरिया पर मौजूद जमीनों के मौजूजात और रकबे का रिकॉर्ड दस्तयाब होता है। किसी भी फौजी अफसर को जितनी जमीन देनी होती है उसके अहकामात GHQ से बादज मंजूरी वेलफेयर डायरेक्टरेट के जरिए बराह रास्त मुताल्लिका चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी को मौसूल होते हैं। फौज में 69 बरस से राइज इन्हीं जवाबित के तहत साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ के रैंक, खिदमात और अहलियत को सामने रखते हुए मुताल्लिका जमीन अलॉट की गई, जिसको जंग और दी न्यूज ने बिलावजह मुतनाज़ बनाने की कोशिश की और चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। और फौज में 69 बरस से राइज एक मामूल की एक्सरसाइज को बिला वजह हाईलाइट करके अवाम को गुमराह करने की मुहिम चलाई गई और जंग और दी न्यूज ने सनसनीखेज अंदाज में फ्रंट पेजेस पर नुमाया सुर्खियों के साथ शाया करके हेजान अंगेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। इसे कहते हैं एजेंडा कि किस तरह मेरिट और खिदमात के एतराफ में दी गए एक एजाजी इनाम को मुतनाज़ बना दिया ताकि राहिल शरीफ की किरदार कशी की जाए और पाक फौज के मोराल को डाउन किया जा सके। एजेंडा क्या है? अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस शख्स ने ये खबर दी है उसके बारे में आपको मैं एक होलनाक इंकशाफ करने वाला हूँ। जिसने ये खबर दी न्यूज़ में दी है उसका नाम है मकसूद भट्ट। ये कौन है मकसूद भट्ट? परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा परेशान तो करूँगा। आप मुझे परेशान करें, मैं आपको ना करूँ, ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा।
खुश आमदीद। तो नाज़रीन मोहतरम, इसको कहते हैं एजेंडा, जो कि आपने देखा। और सुर्खी तो बड़ी सनसनी खेज़ होती है, मगर तफसीलात पढ़कर पता चलेगा तो खोदा पहाड़ और निकला जंग। तो यानी अगर देखा जाए तो ये कोई भी ख़बर नहीं थी जिसे बनाया गया है, और ये एक फ़न है कि किस तरह सनसनी फैलाई जाती है, किस तरह से एजेंडे तैयार किए जाते हैं, किन सोचे समझे मंसूबों के तहत एक शरीफ नफ्स इंसान को मलाइन करने के लिए, किसी भी शरीफ आदमी को। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनमें एक फ़ेक ख़बरें भी चल रही हैं, तराशे चल रहे हैं किसी अखबार के, वो छपा ही नहीं है वो उस अखबार, लेकिन वो चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तैयार किए जाते हैं। मायूसी फैलाना सिर्फ मीडिया का काम नहीं है, बल्कि मुस्बत पहलू लेकर आना, जो कि बोल लेकर आया मुस्बत पाकिस्तान, पॉजिटिव पाकिस्तान। लेकिन ये जंग और जियो नहीं कर सकते। आखिर कहानी है क्या, ये तो हमको बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ सवालात करना चाहता हूँ, अगर नजम सेठी साहब और मुनीफ फारूक को बुरा न लगे, फिर मैं उनका दूसरा क्लिप भी ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि इस खबर को मकसूद बट ने दिया था। मकसूद बट इस स्टोरी के राइटर हैं, जो दी न्यूज़ में जो ये खबर छपी है जनरल राहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़। चूँकि आपने जनरल राहील शरीफ साहब की किरदार कुशी की है, तो मैं तो किसी की किरदार कुशी नहीं करता, मैं बस चंद सवालात कर रहा हूँ, और मेरे वसीम बादामी की तरह मासूमाना सवालात नहीं है, लेकिन बहुत मजलूमाना सवालात हैं। ये सारे मजलूमाना सवालात मैं आपसे कर रहा हूँ। पहला सवाल तो ये मुझे बता दें, मकसूद बट साहब के एक खातून है, उनका नाम है आयशा आहत, और आयशा आहत साहिबा की एक प्यारी सी बच्ची भी है। मकसूद बट साहब ने हमज़ा शहबाज साहब के कहने पर आयशा आहत और उनकी बेटी को थाने में क्यों पिटवाया था, ये ज़रा मुझे बता दें। मुनीब अगर उनसे पूछ लें तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये भी मुझे मुनीब बता दें कि एक क्राइम रिपोर्टर अपने भाई के गेस्ट हाउस को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, जबकि उस गेस्ट हाउस में गंदे काम होते हों। वो क्राइम रिपोर्टर कहाँ तक जा सकता है? मुनीब फारूक ये मुझे ज़रूर बताएं, और सेठी साहब भी बताएं। सेठी साहब मुझे ये भी बता दें कि अब आप 70 बरस के हो चुके हैं, लेकिन अमजद भट्टी नाम का शख्स जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उससे आपके इतने गहरे ताल्लुकात क्यों हैं, और उससे ताल्लुकात की नौइयत क्या है? हालांकि आप 70 बरस के हो चुके हैं, लेकिन आप अमजद भट्टी साहब के से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। और ये जो अमजद भट्टी साहब थे, इनकी एक ख्वाहिर निस्बती थी, अगर आपको याद हो तो उनका नाम था मैमूना। उनको करप्शन के इल्ज़ाम में से दी न्यूज़ से निकाला गया था, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मैमूना साहिबा करप्शन के इल्ज़ाम की बुनियाद पर दी न्यूज़ से निकाली गई थी। सेठी साहब ज़रा बता दीजिएगा, मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, ट्वीट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मैं गलत कह रहा हूँ, ट्वीट कर दीजिएगा। जो करप्शन के इल्ज़ाम के तहत निकाला गया था, और आप की जो पीसीबी की जो पूरा बजट है, उसमें से कितना हिस्सा आपकी तस्वीर कशी पर और आपकी इमेज बिल्डिंग में खर्च होता है, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको जनरल राहील शरीफ की इमेज बिल्डिंग पर बड़ी तकलीफ होती है ना, तो मैं बताऊंगा कि पीसीबी का कितना पैसा आपकी इमेज बिल्डिंग पर लगता है। जब मैं ये बताऊंगा तब कौम को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अमजद शोएब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये क्या ये शुरू हो गया है? एक शख्स जिसने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, जिस शख्स ने पाकिस्तान में ज़रब अज़्ब ऑपरेशन को एक ताकत दी, तवानाई दी, जो एक इज़्ज़त के साथ रिटायर हुआ, जो एक शहीदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये क्या मकसद है उसकी किरदार कुशी का? मुसलसल किरदार कुशी की जा रही है, और ये फ़ौजी एराज़ी ये तो हमेशा से दी जाती रही है, इसको इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया जा रहा है जनरल साहब? देखिए जी, मैं तो इसको राहील शरीफ की किरदार कुशी के आड़ में अफवाज पाकिस्तान पे हमला देखता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि ये एक घनौना वार किया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान पे, ये जाहिर करने के लिए कि वहाँ कोई कानून नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, लूट खसूट है, और जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई जो भी वहाँ पे साहिब इख्तियार है, उसका जो जी चाहे वो कर सकता है। ये हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इमेज पेश किया, ख़ास तौर पे मैंने नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। यानी एक इतने बड़े मामले को उन्होंने इतना कैजुअली इल्ज़ामात की शक्ल में पेश किया कि उसका बहुत अफसोस हुआ मुझे। उसमें उन्होंने फौज को करप्ट भी कहा है। पता था कि उनके जाने के चंद दिन के अंदर अंदर ये बात हो। राहील शरीफ वो शख्स है जिसने कि अपने 3 साल ना उसने कोई छुट्टी गुजारी, ना उसने कोई ईद देखी, ना उसने शबरात देखी।
वो सुबह सवेरे ईद वाले दिन भी वहाँ ट्रुप्स के साथ होता था और पूरा ऑपरेशन मॉनिटर करता रहा। अगर बाहर का कोई दौरा किया तो 1-1.5 दिन में भागे भागे वापस और फिर वो फ्रंट पे होता था। तो जिस शख्स ने इतनी तगदो, इतनी लगन की, मैं बाद में आपको ज़मीन के मामले पे आता हूँ, लेकिन मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। इस जंग में जो लोग शहीद हुए जी, और आज आप सब मुल्क में अमन देख रहे हैं, उन शहदा का क्या कोई हक नहीं बनता इस हुकूमत पे कि वो उनको कुछ पूछे? बिल्कुल, या उनकी कोई दादरसी करे? हमारे 1000 से ज़्यादा लोग वो हैं आदमी जो अपने आज़ा गवा बैठे हैं, जिनकी टांगें चली गई, जिनकी आंखें चली गई, जिनके बाजू उड़ गए। वो यहाँ CMH के साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे वो उनको रखा हुआ है और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रही है फ़ौज। कभी हमारे लीडरान में से किसी ने जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त की? और ये सिर्फ रहील शरीफ की जिम्मेदारी थी कि वो मारा मारा फिरे और सबके पीछे सबके वेलफेयर और शहीदों को पूरी पूरी रात बैठ के तो उनके दुख सुने और उनकी मदद की कोशिश? जहाँ धमाका हो वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जुल्म हो वहाँ राहील शरीफ जा रहे हैं। एहसान फरामोशी है कि आप बजाय एक आदमी की खिदमात को सराहने के उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। अब ज़मीन का मामला ये है कि ज़मीन हमें जो GHQ को आती है, इसी तरह नेवी और एयरफोर्स को मिलती है। तीनों सर्विसेज को ज़मीन दी जाती है और इस ज़मीन में तकसीम की एक परसेंटेज रखी है इस तरह कि 65% उस ज़मीन को जो मिलती है उसका 65% ये हम अपने जवानों, JCOs और सिपाहियों वगैरह के लिए रखते हैं, उनको दे दी जाती है। और इसका 20% हिस्सा जो है वो तमाम उन ऑफिसर्स को मिलता है जो कि सर्विस में मौजूद होते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया के तहत, एक सिस्टम है जिसके तहत नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं और फिर जो मेरिट में आते हैं उनको दी जाती है। 15% जो ज़मीन बचती है वो रिटायर्ड लोगों को दी जाती है जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को सेटल नहीं कर सके, बाहर मौजूद हैं। ये तमाम फ़ौज, ये हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौज है, इसका वेलफेयर रिटायरमेंट के बाद इनके हालात, ये सारा इस माशरे की और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये फ़ौज इसके लिए सरगर्दां रहती है और अपने लोगों को लुक आफ्टर करती है। जनरल साहब, ये तो जनरल साहब ये तो आपने बिल्कुल हक़ाइक़ बयान फरमा दिए, लेकिन जो असल सवाल है वो ये कि राहील शरीफ साहब, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब के खिलाफ जो मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम बताता हूँ। जी, ये जी इनको जो ज़मीन मिली है उसमें 50 एकड़ हैं जो कि इनके एज लेफ्टिनेंट जनरल इनको अलॉट हुए। हाँ। और फिर जब आर्मी चीफ बनता है आदमी तो 40 उसको एडिशनल मिलते हैं। सही। और ये चूंकि इतने सारे जनरल्स में से सिर्फ एक आदमी आता है तो उसी का प्रिविलेज है, बाकी लोगों के नहीं। लेकिन इसमें एक सिस्टम के तहत दी जाती है। इसमें तमगा है आपका, बहादुरी के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, आपके जो खिदमत के अवार्ड्स हैं, जैसे हिलाल इम्तियाज़ मिलता है, रहील के पास हिलाल इम्तियाज़ भी था और निशान इम्तियाज़ भी था, उनके मार्क्स हैं, लंबी सर्विस के मार्क्स हैं, मुख्तलिफ जंगों पे या मुख्तलिफ महाजों पे काम किया होता है जो उसके मार्क्स हैं। और ये सारे जब टोटल अप होते हैं तो फिर जो लोग मार्क लेके ऊपर आते हैं मेरिट में, उनको जितनी अवेलेबल होती है ज़मीन उसके मुताबिक तकसीम कर देते हैं और इसका एक हर रैंक के लिए एक स्केल मुकर्रर है। जनरल रहील को जो ज़मीन मिली वो BRB के पार अक्रॉस इंडियन बॉर्डर के साथ है और कुछ थोड़ी BRB के इस साइड पे भी है। ये यहाँ पे देहात हैं, बगोटा, बकमटाला, बुर्ज और असल गुरु के ये देहात हैं जिनके साथ ये ज़मीन है। यहाँ आबादियाँ इस तरह नहीं हैं, कोई हाउसिंग स्कीमें नहीं हैं जिनकी वजह से इसकी कीमत हो, और ना ही इस ज़मीन के ऊपर कोई हाउसिंग स्कीम या कोई और बनाने की इजाज़त है, कोई कर नहीं सकता। सही। ये ज़मीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है और उसके लिए अपने ट्यूबवेल वगैरह लगाने पड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि नहरी पानी वहाँ नहीं है और ट्यूबवेल्स के ज़रिए लगानी पड़ती है। ठीक है। जो रहील को ज़मीन दी गई इसमें तकरीबन 20 एकड़ ऐसे हैं जो इसमें वाटर लॉगिंग हो चुकी है और पानी खड़ा है वहाँ पे, वो काबिले काश्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाकी ज़मीन जो है उस पे ट्यूबवेल वगैरह लगा के तो उसकी काश्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है साहब, इसके अलावा जी ये जो ज़मीन है यहाँ पे, ये चूँकि बॉर्डर के करीब है और इसमें हमने जंग के दिनों में इसको इस्तेमाल करना होता है, तो इसके ऊपर 2-3 पाबंदी हैं। जो लोग यहाँ ज़मीन जिनको अलॉट होती है
मैं समझ गया जनरल साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जो आप फरमा रहे हैं, बल्कि बहुत शुक्रिया आपका हमसे। असल बात जो अहम तरीन है जो जनरल साहब ने बताई वो तो आपने सुन ली, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसको ये ना समझ लिया जाए कि मुझे जो समझा जा रहा है, जो लोग समझते हैं कि मुझे कोई डिक्टेट कर रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि BRB नहर, जब हम इसका जिक्र करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि BRB नहर अब BRB नहर के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि BRB नहर का अब जब भी जिक्र होता है तो राजा अजीज भट्टी शहीद के नाम की वजह से होता है। राजा अजीज भट्टी शहीद ने BRB नहर के इस पार रहते हुए भारत के से आने वाले टैंकों को रोका था और बहुत देर तक उनका मुकाबला किया था, और उसके बाद राजा अजीज भट्टी ने जाम शहादत नोश फरमाया था और उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था जब वो शहीद हुए थे, राजा अजीज़ भट्टी। और राजा अजीज़ भट्टी जनाब राहील शरीफ साहब के मामू हैं। मैं कहता हूं कि अगर पूरी BRB नहर भी जनरल राहील शरीफ साहब को दे दी जाए रिटायर्ड, तो कोई मजायक़े की बात नहीं है, लेकिन आपने तो एक ऐसी इराज़ी पर सवाल उठा दिया है कि जो काबिल काश्त ही नहीं है, और आप सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा BRB का इलाका अगर राहील शरीफ साहब के हवाले कर दिया जाए, रिटायर्ड राहील शरीफ साहब के, उनके मामू की जो खिदमत है। मैं राहील शरीफ साहब के ना ख़ानदान से हूँ, ना मेरी आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं निशाने हैदर लेने वाले अजीम सिपाहियों का तरफदारी नहीं हूँ, बल्कि मैं उनका मोतक़िद हूँ। मैं उनको बहुत नीची निगाहों से देखता हूँ और बहुत इज्जत के साथ देखता हूँ। ये मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के भाई हैं और राजा अजीज़ भट्टी शहीद के ये भांजे हैं। आप इन दो शहीदों के वारिस को जब मलाइन करेंगे, जिनको निशाने हैदर मिला हो और जिस शख्स ने खुद भी बहादुरी के साथ काम किया हो, तो फिर ये आप हकीकत पसंदाना तज्जिया नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत क्या है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, जब आपके सामने हकीकत आएगी। आप पाकिस्तान में मिलने वाली मरात पर सवालात उठा रहे हैं, और वो भी जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ पर। मैं आपको एक ऐसा पैकेज दिखाने जा रहा हूं जो यकीनन आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत में आर्मी चीफ्स को क्या मिलता है। जरा ये सुनिए, आपको पाकिस्तान में सारी बुराइयां नजर आती हैं चढ़ी बाबा, आपको पाकिस्तान में सारी तकालीफ नजर आती हैं, पाकिस्तान की फौज आपको बुरी लगती है, नीला पीला को जो कुछ भी नफरत है पाकिस्तान की फौज से है। जरा देखिए भारत में क्या दिया जाता है उनके फौजी चीफ्स को, उनके फौजी जवानों को, उनको क्या मराद दी जा रही है, हमसे कहीं ज्यादा दी जा रही है। लेकिन कोई वहां पर बैठकर, वहां अर्नाब गोस्वामी बैठकर कभी ये नहीं कहता, चंद्रशेखर कभी बैठकर नहीं कहता, वहां का कोई एंकर पंडित बैठकर कभी नहीं कहता कि वहां के तमाम फौजी चीफ्स को यह मराद दी जा रही है। यह सिर्फ पाकिस्तान है जहां पर चिड़ी बाबा और नीला पीला जैसा चैनल फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं। आइए इस पैकेज में देखिए कि भारत में फौज को क्या दिया जा रहा है। भारतीय जनरल्स को बादस रिटायरमेंट हासिल होने वाली मराद। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ को अमरीकी व बरतानवी फौजी जनरल्स के मुसावी और बसा औकात उनसे ज्यादा मराद हासिल होती हैं, और भारतीय फौज का पे स्केल दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। भारतीय आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि भारतीय फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की तनख्वाह और मराद अमरीकी जनरल से कहीं ज्यादा हैं। भारतीय वजारत दिफा के थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने जब भारतीय अफवाज को हासिल मराद का दीगर ममालिक की फौज से मवाजना किया, तो ये आदाद शुमार सामने आए कि भारतीय आर्मी चीफ का पे स्केल बरतानवी और अमरीकी आर्मी चीफ के तकरीबन मसावी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत अमरीकी जर्नल्स को 1,81,500 अमरीकी डॉलर्स, जबकि इसी रैंक के लिए बरतानवी जनरल को 2,69,868 अमरीकी डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि भारतीय फौज के तीनों सरबराहान को 1,40,520 अमरीकी डॉलर्स अदा किए जाते हैं। हालांकि आम भारतीय शहरी की सालाना फीकस आमदनी 5,833 अमरीकी डॉलर्स के मसावी है। इसके बरक्स अमरीकी शहरी की सालाना फीकस आमदनी 54,630 और बरतानवी शहरी की 39,137 डॉलर्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद भी आला तरीन प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। रिटायर्ड आर्मी चीफ को आमतौर पर इब्तदाई 6 माह तक Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जो कि सिक्योरिटी का सबसे हाई प्रोटोकॉल है, और गैर मामूली सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर साबिक भारतीय आर्मी चीफ VK सिंह को भारतीय वजारत दिफा की तरफ से 6 माह से ज़ायद मुद्दत तक Z+ सिक्योरिटी फराहम की गई।
इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद भी जाती स्टाफ रखने की इजाजत होती है, जिसके अखराजात वजारत दिफा बर्दाश्त करती है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। कहाँ गया आपका सेकंड ओपिनियन? वेयर इज योर सेकंड ओपिनियन? सिर्फ एक ही ओपिनियन पर आप बात करते हैं। भारत के बारे में क्यों नहीं बताते आप कि वहां क्या दिया जा रहा है? बस सिर्फ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पर उंगली उठाना आप पर लाजिम है। आखिरी बात कहता हुआ वक्फे की तरफ जा रहा हूं और नजम सेठी साहब से कहना चाहता हूं, चिड़ी बाबा से। चिड़ी बाबा 1998 तो आपको याद होगा, 1998, 1998, और से सुनिएगा। अभी तो आप लंदन में हैं शायद, लेकिन मुन्ना बता देगा आपको। 1998, 1998 आपको याद होगा जब आपको नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार किया था। याद है? नवाज शरीफ साहब ने आपको गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त के एक यूएस प्रिंसिपल ऑफिसर थे, नाम भी बता देता हूँ आपको मैं, कुछ याद आ रहा होगा। 70 साल के आप हुए, अभी आपकी याददाश्त इतनी गुमशुदा नहीं हुई है, डेमेंशिया के आप मरीज़ नहीं हैं, सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं, मशरूब आपके पास होता है। ये जो यूएस प्रिंसिपल ऑफिसर थे ये लाहौर में थे और बहुत यंग और हैंडसम थे। तो इनका नाम अगर आपको याद हो, जेफरी पैट करके नाम था इनका, है ना? जेफरी पैट ने क्या चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन नहीं किया था और फ़ोन करके ये नहीं कहा था, ख़ास तौर पर जुमला बता रहा हूँ मैं आपको, फ़ोन किया था, फ़ोन करके कहा था नजम इज़ आवर मैन, नजम इज़ आवर मैन, हमारा आदमी है, नजम इज़ आवर मैन एंड ही इज़ अ कार्डियक पेशेंट। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम। कहानियाँ बहुत सारी मौजूद हैं और एक भारत में नई कहानी घड़ी गई है और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन कल आपको मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जैसे ओमपुरी की थी ना, पूरा भारत हिलकर रह गया था। ऐसी हमारी सोर्स ने वहाँ से इत्तला दी है कि कानपुर में जो रेल का हादसा हुआ है वो कह रहे हैं कि ISI ने कराया है। उछल लो भाई, जितना उछलना है अभी, कल तक और उछल लो, कल तुम्हें हम उछालेंगे और बहुत उछालेंगे। जैसे अच्छा बॉलर जो है वो बॉलिंग से पहले गेंद को उछालता है ना 2-3 मरतबा, ऐसे हम कल तुम्हें उछालेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा कि रॉ की मन घड़त कहानी और किसने पटरियां उखाड़ी, पटरियां उखाड़ने वाले कौन थे, उनके नाम तस्वीर के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये शमसुल हुदा और शेख का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं ये ISI के एजेंट्स थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कौन थे। अजीत कुमार दुअल, कल तुम हिल कर रह जाओगे कि अंदर से एक और खबर बाहर कैसे निकली। पूछते रहना अपने भारतीय गुरखों से कि ये कौन है जो आमिर लियाकत को खबरें पहुंचाता है, और फिर कोई मुहिम चलाना, फिर कुछ काम करना मेरे खिलाफ, और जितनी कोशिश करना चाहो कर लेना। मैंने तुमको पहले भी बताया था, मैं दुरूद शरीफ के हिसार के अंदर हूँ, जितनी कोशिश करना चाहो करते रहना। कल मैं तुम्हें बताऊँगा कि पटड़ियाँ उखाड़ी किसने थी, कहानी क्या थी, तुम्हारे यहाँ गुंडे कैसे पलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा दिन है। इस लिहाज से एक बड़ा दिन है कि आज मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान साहब, जिन्होंने जंग अखबार की बुनियाद रखी, जिन्होंने जेल में कैद बंद की सौबतें उठाईं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार सहाफ़त के मैदान में अदा किया, आज उनकी बरसी है। ये 25 जनवरी थी और 1992 था जब मीर साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। लंदन में आपका इंतकाल हुआ और आपके जस्से खाकी को पाकिस्तान लाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीर साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा बाप हो वैसी ही औलाद हो, जैसा बाप हो वैसा ही पोता हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, पैगंबर, लेकिन उनका बेटा किनान वो तूफ़ान में गर्क हुआ। हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की मिसाल मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे ख़ानदान में लोग बहुत नेक हों, शफ़ाफ़ हों, पाक सीरत हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मीर सहाफ़त जैसों का नाम भी डुबो कर रख देते हैं। पहले तो ज़रा हम देखते हैं कि आज नीले पीले ने इतने बड़े शख्स के लिए, इतनी बड़ी हस्ती के लिए, जिनके लिए मेरे ख्याल है कि कम से कम 3 से 4 मिनट का पैकेज चलना चाहिए था, इतने बड़े शख्स को ये कहकर ये मत
पूछो हमने भुला दिया, सचमुच तुमने भुला दिया। 1 मिनट 15 सेकंड का पहले तो पैकेज चलाया, लेकिन मैं आपको सिर्फ हेडलाइंस दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं कि आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको हैरान करूंगा, आज मैं आपको परेशान करूंगा, और ख़ास तौर पर नीला पीला के अंदर जो लोग, पुराने लोग जो मौजूद हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आज वो खुश होंगे जो पुराने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो मीर खलील रहमान साहब से वफ़ादार हैं और जो काम कर रहे हैं बरसों से वहाँ पर। बहुत सारे लोग तो अब हयात नहीं है, शम्स हनफी साहब इंतकाल कर गए, आरिफ इसाक साहब अब मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े नाम हैं जो अब नहीं हैं और जो काम नहीं करते अब साथ। ज़ाहिर है कि जो काम करते रहे, तकी साहब थे, रईस अमरोवी साहब हुआ करते थे, जमीलुद्दीन आली साहब हुआ करते थे, जो मीर खलील रहमान को बहुत करीब से, मेरे नाना सरदार अली साबरी साहब हुआ करते थे। तो मीर खलील रहमान क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा देखिए हेडलाइंस में क्या कहा जा रहा है नीले पीले की। पलट तेरा ध्यान किधर है? समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। तहरीके पाकिस्तान के दौरान अखबार से आज़ादी का पैगाम घर घर पहुंचाने वाले, पाकिस्तान में सहाफत को जुज्जत देने वाले मीर सहाफत, रोजनामा जंग के बानी मीर खलील रहमान को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। पलट तेरा ध्यान किधर है? मीर साहब की कब्र आपने देखी, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर नूर की बारिश करे, अनवार की बारिश करे। उनकी कब्र फूलों से सजी हुई थी, लेकिन ये सारे फूल मुलाजमीन ने जाके डाले थे। ना औलाद को तौफीक होती है वहाँ जाने की, ना पोते को होती है जो दादा का दम भरते नहीं थकता है, जिसको मैं सन ऑफ भारत कहता हूँ। मीर साहब क्या थे, मीर साहब क्या करना चाहते थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मीर साहब का ख्वाब क्या था, मीर साहब अपने अखबार में क्या लिखा करते थे, आज आपको मैं वो पुराने तराशे जंग अखबार की दिखाऊंगा। मैं मीर साहब के घर में पला बड़ा, मैंने मीर साहब की गोदों में खेला हूँ। मीर साहब ने मुझे सोने का कलम दिया था लिखने के लिए, मीर साहब ने मुझे लिखना सिखाया, मीर साहब ने मुझे आवाज़ दी। मीर साहब एक बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन बड़े इंसानों के घर में भी कम ज़र्फ़ लोग अक्सर पैदा हो जाया करते हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़े घरों में ही असल में कम ज़र्फ़ लोग कहीं ना कहीं से निकल आते हैं। मीर साहब क्या थे, आपको मैं तराशे दिखाता हूँ, आपको मैं जंग अखबार के कुछ तराशे दिखाता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे। मीर खलील रहमान का पोता जो कि सन ऑफ भारत है, मीर इब्राहिम रहमान, वो एक नए एजेंडे के साथ, और ये कहता है मैं दादा का बहुत चाहता हूँ, लेकिन दादा का चहीता तो वो होगा जो दादा के नक्शे कदम पर चलेगा, दादा का चहीता तो वो होगा जो दादा की सोच और फिक्र को अपनाएगा, दादा का चहीता वो होगा जो दादा के रोशन पहलुओं को लेकर आगे बढ़ेगा, दादा का चहीता वो होगा जो मुनकसिरुल मिजाज होगा, दादा का चहीता वो होगा जो डाउन टू अर्थ होगा, दादा का चहीता वो होगा जो महमूदा आंटी जैसा होगा, जो उनकी अहलिया मौजूद है और हयात है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, जो आज भी डाउन टू अर्थ है। दादा का चहीता वो होगा जो दादा के पैगाम को आगे बढ़ाएगा, न कि दादा के पैगाम को सबूताश कर देगा, दादा के पैगाम को बर्बाद कर देगा, दादा की फिक्र को तबाह कर देगा, दादा के इस नज़रिए को सबको साथ लेकर चलना है उसको बर्बाद करके रख देगा। और इसमें अगर बाप भी रास्ता ना रोके, बाप भी अगर साथ देना शुरू कर दे, तो फिर क्या कहा जा सकता है और क्या कहे सिवाय इसके कि मीर खलील रहमान साहब जो कश्ती आपने समंदर में डाली थी उसे डुबो दिया सन ऑफ भारत ने, आज तबाह कर दिया जंग अखबार को, आज बर्बाद कर दिया नीले पीले चैनल को, जो आपका शायद ख्वाब होता। आप अगर आज हयात होते और देखते कि क्या हो रहा है तो शायद आप शर्म से अपना मुंह छुपा लेते, क्योंकि आप ऐसे नहीं थे। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसा इंसान कोई नहीं था, हो ही नहीं सकता। आपने तो बड़े जुल्म उठाए, बड़े जुल्म देखे हैं, बड़े जुल्म सहे हैं, जेल में भी रहे हैं, लेकिन आपने सहाफत को कभी बेचा नहीं, आपने कभी उसका सौदा नहीं किया, आपने नजरियात पर कभी समझौता नहीं किया, आप इस्लामी शायर पर डटे रहे, आपने इस्लामी सफ़ा शुरू किया, आपने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। आप ज़ियाउल हक के बारे में क्या कहते थे, आइए आपको जंग का एक तराशा दिखाते हैं। जरा पहला तराशा देखिए।
ये स्क्रीन पर आ रहा है और इस तराशे में अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय मुसलमानों के हवाले से इसमें क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि भारत के आंजहानी वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बहन मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित ने लंदन में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए भारत की एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्ग शख्सियत ने खुले दिल के साथ इस बात का एतराफ़ किया है कि मुस्लिम अक़लियत के साथ भारत में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है और उनके इस एतराफ़ से आलमी बिरादरी को भारत के बारे में सही राय कायम करने में काफ़ी मदद मिली है। हकीकत यह है कि भारत में मुस्लिम अक़लियत हो कि जान माल और आबरू कभी महफूज नहीं रही है। हर चंद दिन बाद भारत के किसी न किसी इलाके में मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़ते हैं। इन फसादात में मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, उनकी इमलाक को लूटा और नज़र आतिश किया जाता है, उनकी मोहतरम खवातीन को बेआबरू किया जाता है। भारत में मुस्लिम अक़लियत के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये लिखा है मीर खलीलुर रहमान साहब ने। यह है 9 अक्टूबर 1979 में इस अजीम हस्ती को सलाम तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने भारत के चेहरे को बेनकाब किया 1979 में और अब नीला पीला भारत का चैनल बन चुका है और भारत की तर्जुमानी करता है। वो कभी नहीं कहता कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वो कभी नहीं कहता कि वहां की खवातीन की वहां इस्मत दरी की जा रही है, वो कभी नहीं कहता कि वहां अक़लियतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। ये मैंने पहला तराशा आपको दिखाया। आइए दूसरे तराशे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा तराशा स्क्रीन पर आया। ये तराशा आप देखिए, ये देखने से ताल्लुक रखता है तराशा। इसमें लिखा हुआ है जनरल पाकिस्तान में इस्लाम के सिवा कोई निजाम नहीं चलेगा। ज़ियाउल हक पाकिस्तान में इस्लाम के सिवा कोई इज्म नहीं चलेगा। इज्म इस्लाम के सिवा कोई इज्म नहीं चलेगा। ये जनरल ज़ियाउल हक की तस्वीर लगी हुई है। ये वही जनरल ज़ियाउल हक है जिनको सन ऑफ भारत तबर्रे भेजता है, जिनको कहता है ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को तबाह किया। लेकिन मीर खलीलुर रहमान ज़ियाउल हक के मोतक़िद थे। मीर खलीलुर रहमान ज़ियाउल हक को चाहते थे। मीर खलीलुर रहमान के आइडियल ज़ियाउल हक थे। लेकिन आज ज़ियाउल हक के खिलाफ सन ऑफ भारत और उनके वालिद और उनका पूरा इदारा तबर्रे पढ़ते नहीं थकता। लेकिन इस अखबार में साफ तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान में इस्लाम के सिवा कोई इज्म नहीं होगा। लेकिन सन ऑफ भारत बहुत सारे इज्म चाहता है, बहुत सारे इज्म को लेकर आना चाहता है क्योंकि उसका अज़्म कुछ और है। आइए आपको एक और तराशा हम दिखाते हैं और ये तराशा आप देखिएगा स्क्रीन पर आ रहा है। ये कमाल तराशा है, कमाल तराशा है। ये शरीयत फैकल्टी का तराशा है। मीर खलीलुर रहमान का ख्वाब था, मीर खलीलुर रहमान का ख्वाब था कि पाकिस्तान में शरीयत फैकल्टी कायम हो। वो लिखते हैं कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने गुज़िश्ता रोज़ कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में संग बुनियाद रखा। तकरीब एक ऐसे मौके पर हुई जिसके मौजू में इस्लामाबाद में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार का एहतमाम किया गया और इसमें एक फैकल्टी के क़याम का मकसद शरीयत फैकल्टी के क़याम का ऐलान किया गया। मीर खलीलुर रहमान शरीयत चाहते थे, मीर खलीलुर रहमान शरीयत की पासदारी चाहते थे, मीर खलीलुर रहमान शरीयत के निज़ाम को नाफिज करना चाहते थे, मीर खलीलुर रहमान शरीयत की हुदूद को लागू करना चाहते थे और मीर खलीलुर रहमान का पोता सन ऑफ भारत शरीयत के उसूलों को पामाल करना चाहता है, हुदूद लॉ में तरमीम करना चाहता है, ब्लेसफेमी लॉ खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर इम्तनाए जो कादियानियत ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा है। हम कहते हैं सब पाकिस्तानी है, सबको माना जाए, कादियानियों की भी एहतराम किया जाए, उनकी भी इज्जत की जाए। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं कहता हूं। लेकिन जो दस्तूर है वो दस्तूर है, दस्तूर नहीं बदला जा सकता। लेकिन मीर खलीलुर रहमान इस दस्तूर के हामी थे और सन ऑफ भारत चाहता है कि दस्तूर तब्दील कर दिया जाए। मीर खलीलुर रहमान का एक और अखबार का तराशा आपको दिखाता हूं और तराशा आप देखिएगा गौर से। यह है शरीयत के लिए इस्लामी ममालिक इज्तिमाई कोशिशें करें। ज़ियाउल हक ये लीड लगी है जंग में, शरीयत के लिए इस्लामी ममालिक इज्तिमाई कोशिश करें। ज़ियाउल हक से मोहब्बत थी मीर खलीलुर रहमान को। मीर खलीलुर रहमान ज़ियाउल हक से प्यार करते थे, उनकी सुर्खियां लगाते थे। निफाज शरीयत से मुताल्लिक 2 कमेटियों की तश्कील, ये एक छोटी खबर लगी है। उसके अलावा लगा है कि 46 मुल्कों के मंदुबीन ने शिरकत की। फिर इस्लाम के जरिए इंसानियत को इत्मीनान मैसर आ सकता है। ये साहब अभी भी जिंदा है, इनका नाम है शरीफुद्दीन पीरजादा, इनकी भी सुर्खी लगी है, ये इनका भी जिक्र हुआ है। और उसके बाद इस्लाम का, इस्लामी ममालिक के इज्तिमाई कोशिशें, यही कोशिशें जब राहिल शरीफ ने करनी शुरू की तो तनकीद शुरू हो गई। नया बाबा ने तनकीद शुरू कर दी और उन्होंने खास तौर पर कहा राहिल शरीफ ने कि ईरान के बगैर नहीं होगा, ईरान के बगैर नहीं होगा। राहिल शरीफ की पहली शर्त थी कि ईरान के बगैर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद एक खास मकसद के तहत फिरका वाराना अंदाज में मुहिम चलाई गई। राहिल शरीफ ने कहा ईरान नहीं होगा तो इत्तेहाद नहीं होगा। यही इस्लामी ममालिक के इज्तिमाई इत्तेहाद की कोशिशें थी जो मीर खलीलुर रहमान का ख्वाब था, जिस ख्वाब की ताबीर वो देखना चाहते थे जंग और जियो के जरिए। लेकिन सन ऑफ भारत ने उसको पामाल कर दिया। आपको एक और तराशा दिखाते हैं और तराशा ये देखिएगा। सदर ज़ियाउल हक ने 16
नवंबर को आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। तस्वीर छपी हुई है जनरल ज़ियाउल हक साहब की और उसमें काफ़ी तारीफ में खबरें भी छोटी छोटी सिंगल लगी हैं। सदर ज़ियाउल हक की तकरीर के इब्तिदाई अल्फाज वो भी मौजूद हैं। ये था वो जंग अखबार जो हर घर में पढ़ा जाता था। इसी के जंग अखबार मुल्क की तर्जुमानी करता था, इंसाफ की तर्जुमानी करता था, इस्लाम की तर्जुमानी करता था। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मैं छोटा उसमें हूं, मैं छोटा सा एक बच्चा खड़ा हूं, मैं आपको नजर आ रहा हूं सफेद शेरवानी में, उसके साथ मेरे मामू हैं मरहूम अरशद साबरी साहब, उनके साथ खड़े हैं वाजिद शमसुल हसन के भाई खालिद शमसुल हसन। वाजिद शमसुल हसन तो पता नहीं अजीब हो चुके हैं, लेकिन खालिद शमसुल हसन साहब, और साथ खड़े हैं मीर खलीलुर रहमान। मैं तब से जानता हूं, इस पोते ने तो बहुत छोटी उम्र में देखा था, मैंने इससे भी ज्यादा बड़ी उम्र में मीर खलीलुर रहमान साहब को देखा है। ये है मीर खलीलुर रहमान, इनके साथ एसएच हाशमी साहब खड़े हैं। ये कौन, ये लोग किस लिए खड़े हैं मैं बताता हूं आपको। ये ज़ियाउल हक के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद रीजेंट प्लाजा जो होटल उस वक्त ताजमहल होटल हुआ करता था, ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाने वाले थे, मीर खलीलुर रहमान उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। वही ज़ियाउल हक जिन पर तबर्रे पड़े जाते हैं आज जंग अखबार में, जिनको गालियां दी जाती हैं। मैं कोई ज़ियाउल हक का फैन नहीं हूं, मैं ज़ियाउल हक साहब का कोई मद्दा नहीं हूं, मैं ज़ियाउल हक साहब की कोई तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे नहीं मिला रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के चेयरमैन रह चुके हैं। ख्वाजा आसिफ भी ज़ियाउल हक को गालियां देते हैं और सन ऑफ भारत भी ज़ियाउल हक को गालियां देता है। ये कैसे लोग हैं कि जिनकी फीसें घर से दी गई, ख्वाजा सफदर साहब के पैसों से दी गई, जो वो मजलिस शूरा से कमा के लाते थे, ख्वाजा आसिफ साहब की फीसें अदा करते थे, जो ज़ियाउल हक साहब ने मजलिस शूरा बनाई थी, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब को गालियां दी जाती हैं। मेरा ज़ियाउल हक साहब से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी फीसें नहीं अदा की गई हैं, लेकिन ज़ियाउल हक साहब से जो मोहब्बत मीर खलीलुर रहमान को थी वो मैंने आपको दिखा दी। मीर साहब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मीर साहब की तस्वीर, ये वो तस्वीर है जिसमें मीर साहब कुछ लिख रहे हैं। मीर साहब ने मुझे भी सोने का एक कलम दिया था लिखने के लिए, आज मेरे पास मौजूद है। मीर साहब लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। मीर साहब आज सोच रहे हैं, मीर साहब आज सोच रहे होंगे आलम बरज़ख में कि ये क्या हो गया। मैंने जो ख्वाब देखा था ये वैसा जंग तो नहीं रहा, मैंने जो ख्वाब देखा था ये वैसा जियो तो नहीं निकला। मेरा ख्वाब तो कुछ और था। मैं तो इदारों से लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो फौज से लड़ना नहीं चाहता था। मैंने तो हमेशा फौज की हिमायत में सुर्खी लगाई, मैंने तो हमेशा फौज की तारीफ की, मैंने तो हमेशा इदारों की तारीफ की। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया था कि पाकिस्तान सब कुछ है, पाकिस्तान में इस्लाम सब कुछ है, इस्लाम में शरीयत सब कुछ है, शरीयत में निज़ाम मुस्तफ़ा सब कुछ है, यही सब कुछ है। मैंने तो अपने बच्चों को यह तालीम दी थी, मेरे बच्चों की तालीम तो मैंने यही सिखाया था। लेकिन आज मेरा पोता क्या कर रहा है और कहता है मैं दादा से मोहब्बत करता हूँ। ये दादा से मोहब्बत है? दादा से मोहब्बत दादा के नक्शे कदम पर चलना होता है, दादा से मोहब्बत दादा के अफकार से प्यार करना होता है, दादा से मोहब्बत दादा के इजहार से प्यार करना होता है, दादा से मोहब्बत दादा की कुर्बानियों को इज्जत देना होता है। जिसने दादा की कुर्बानियों को इज्जत न दी वो दादागिरी तो कर सकता है लेकिन दादा का पोता नहीं बन सकता। समझ आई ये चीज? पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग ने एक बार फिर मुल्क व कौम का नाम सरबुलंद कर दिया। समीना बेग ने नेशनल विमेन विंटर एक्सपीडिशन की सरबराही की और 5,500 मीटर बुलंद नामालूम बर्फानी चोटी सर करके एक और एजाज अपने नाम किया। इस चोटी को समीना बेग से पहले किसी ने दरियाफ्त नहीं किया था। दर्जा हरारत -40 डिग्री भी समीना बेग और दीगर खवातीन कोहपेमा के जोश व जज्बे को ठंडा नहीं कर सका और इस दस्ते ने 5,500 मीटर्स की बर्फीली चोटी सर कर डाली। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है और विंटर एक्सपीडिशन की यह मुहिम भी खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई थी। मुल्क का नाम रोशन करने पर समीना बेग और उन तमाम खवातीन कोहपेमाओं को बोल का सलाम। समीना साहिबा को बहुत सारा सलाम, खराज अकीदत। पैसे भी पाकिस्तान की हर औरत को सलाम और ख़ास तौर पर ऐसी औरतों को जो चोटियां सर करती हैं, और ऐसी बहुत सारी औरतें निकलेंगी जो पाकिस्तान में अपना नाम, अपना वक़ार बुलंद करेंगी। मैंने ये बातें आज मीर खलीलुर रहमान साहब के बारे में आपको इसलिए बताई क्योंकि सन ऑफ भारत ने आजकल मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। उसका काम है वैसे ये सोशल मीडिया पे क्लिप है विलिप है, पहले भी मेरी निकाल दी थी उसने ऑफ स्क्रीन क्लिप, अभी उसने निकाली हुई। मैं PTI के खिलाफ पहले क्या बात कर रहा हूँ और मैं PTI के हक़ में अब क्या बात कर रहा हूँ। बेटा ये सियासत होती है,
सियासत में हर चीज़ होती है। जब मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ था उस वक्त मेरी वालदा के बारे में मसला था, मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं था। पीटीआई में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरी वालदा के लिए कहा था तो मैंने बात की थी। मैं जो मोतरफ़ रहा हूँ वो हमेशा मोतरफ़ पीटीआई का रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बदल गया तो तुम तो मुझसे ज़्यादा बदल गए। दादा क्या थे, तुम क्या हो? मैं तो ज़्यादा नहीं बदला, तुम तो बहुत बदल गए। इतना बदल गए कि कोई आए और आकर देखे और पूछे यहाँ कभी फेयर हॉल हुआ करता था ना, अब कहाँ गया? तुम इतने बदल गए। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम के साथ इसी चैनल पर हाजिर होंगे। इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बदलना नहीं, हाँ।